हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे रोल ऑफ एग्जिम बैंक आरबीआई फेमा, उसका पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के बारे में देखेंगे 1999। फ्रेंड्स, टॉपिक ये शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ आपको अपडेट कर देना चाहती हूँ। हमने जो आरबीआई के रोल में एक रिटर्न देखा था, आर रिटर्न। तो आर रिटर्न जो है ये फोर्टनाइटली डेटा होता है फॉरेक्स ऑपरेशंस का। तो अभी जो ये है फ्रेंड्स, इसको आरबीआई ने चेंज कर दिया है FETRS यानी फेटर्स, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। तो अभी जो फोर्टनाइटली डेटा ऑन फॉरेक्स ऑपरेशन का जो ट्रांसमिशन होता है आरबीआई को, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो इसीलिए इसका नया नाम जो है वो है फेटर्स। इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले भी देखा है कि ये एक्ट जो है वो इन्फोर्स हुआ था विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2000 से। और ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि इंडिया में या पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन कोई हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो सारे इसके थ्रू गवर्न होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो है, फेरा एक्ट जो था 1973 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको चेंज कर बाद में फेमा में उसको कन्वर्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, फेमा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ये देख लीजिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ये आता है। तो इसका जो है ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को, ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट, प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट यानी एक्सटर्नल ट्रेड के डेवलपमेंट को भी ये प्रमोट करता है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स ऑफ द कंट्री, इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो ये सारे जो है फ्रेंड्स वो फेमा के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और फेमा में अगर कोई वायोलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट होता है तो वो सिविल लॉ के अंदर डील किया जाता है, जो कि पहले फेरा एक्ट में ये क्रिमिनल लॉ के अंदर डील किया जाता था। अभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ फेमा देखिए फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रेवल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या लिमिट्स हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो फॉरेन ट्रेवल्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस है फेमा में, तो ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रेवल टू नेपाल एंड भूटान जो है ये यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। पेमेंट इन रूपी फॉर परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मे बी डन इन कैश। फॉरेन एक्सचेंज की परचेज के लिए हम कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन ये लेस देन 50,000 होना चाहिए। मोर देन 50,000 के लिए पेमेंट जो है वो हमेशा ही क्रॉस चेक, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा। आउट ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉन, फॉरेन करेंसी नोट एंड कॉइन्स कैन बी गिवन बाय द ऑथोराइज्ड डीलर। आप नोट और कॉइन जो है, फॉरेन करेंसी कॉइन कितना जो है होल्ड कर सकते हैं, तो इंटायर अमाउंट इन केस ऑफ ट्रेवल टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और अदर स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेल रसिया। अगर इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री के लिए अगर आप जो है फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं तो इंटायर अमाउंट आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो इंटायर अमाउंट की लिमिट है दैट इज USD $250,000 और अप टू USD 5,000 जो है वो लीबिया में अगर आप जा रहे हैं या इराक जा रहे हैं तो आपको अप टू USD 5,000 आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इन अदर केसेस में आप 3,000 तक कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग USD 3,000। A person resident in India can possess or retain foreign currency notes up to USD 2,000। अगर आप फॉरेन करेंसी नोट जो है वो रिटेन कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है USD 2,000 और फॉरेन करेंसी कॉइन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। फिर while selling foreign exchange for travel abroad, the passport of the traveler need not be endorsed unless specifically requested for by him. Traveler should surrender up spent foreign exchange within 180 days from the date of return। अगर आप जो है फॉरेन ट्रेवल से अगर आप रिटर्न हुए हैं और आपके पास अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज है तो विदिन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न आपको ये जो है सरेंडर कर देना होगा। अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज जो है वो RFCD अकाउंट में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी ये फ्रेंड्स प्राइवेट विजिट, अगर आप प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हैं तो आप USD $250,000 तक इन वन कैलेंडर ईयर जो है वो ले जा सकते हैं, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान।
बिजनेस विजिट के लिए भी ये $2,50,000 है। ये सारी अभी रिवाइज हो गई है लिमिट फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको रिवाइज लिमिट बता रही हूँ। बुक में ये 10,000 दिया हुआ है, लेकिन अभी प्राइवेट विजिट के लिए भी सेम है और बिजनेस विजिट के लिए भी सेम है, दैट इज $2,50,000। अगर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो भी लिमिट जो है $2,50,000 है। अगर एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं तो भी उसकी लिमिट $2,50,000 है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपका एक्चुअल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस और $2,50,000 विच एवर इज लोअर, आप उसको ले जा सकते हैं। पर्सन गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज अब्रॉड कैन ड्रॉ एक्सचेंज अप टू $2,50,000 विदाउट इंसिस्टिंग एस्टिमेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और AD1 और AD2 कैटेगरी के जो ऑथोराइज डीलर हैं वो $2,50,000 से ज़्यादा भी अलाउ कर सकते हैं। अभी है फ्रेंड्स अदर रेमिटेंस। अदर रेमिटेंस में क्या क्या है, अगर गिफ्ट रेमिटेंस अगर कर रहे हैं तो पर रेमिटर जो है अप टू $2,50,000 इन 1 कैलेंडर ईयर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। डोनेशन भी अप टू $2,50,000 तक कर सकते हैं इन 1 कैलेंडर ईयर। कोई भी सब्सक्रिप्शन टू मैगजीन और पीरियोडिकल्स है वो भी AD के थ्रू आप ऑथोराइज करा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द बैंड एंड प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स। अगर कोई बैन और प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स है तो उसके लिए परमिशन आपको नहीं मिलेंगे। कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए $1 लाख पर प्रोजेक्ट जो है वो रेमिट कर सकते हैं। और अगर ये फ्रेंड्स कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे पर प्रोजेक्ट जो है $10 मिलियन हम लोग रेमिट कर सकते हैं। इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, रेजिडेंट कैन यूज देयर क्रेडिट डेबिट और ATM कार्ड while on visit abroad which can be paid off through the designated AD branch up to the entitlement of foreign exchange for visit abroad। अभी कुछ इसमें प्रोहिबिशंस है फ्रेंड्स, क्या चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। तो अगर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट के लिए कोई रेमिटेंस कर रहे हैं या कोई बैन प्रोस्क्राइब मैगजीन परचेज कर रहे हैं, स्वीप स्टेक्स है, मनी सर्कुलेशन स्कीम है, तो ये सारी चीज़ें जो है फेमा के अंडर परमिटेड नहीं है। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग नॉट अलाउड। एक्सचेंज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विथ एनी पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान इज नॉट परमिटेड। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप फॉर स्पोर्ट्स इवेंट अब्रॉड ओवर $1 लाख नॉट अलाउड। प्रायर परमिशन ऑफ RBI और GOI इज रिक्वायर्ड। अभी इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, अगर इंडियन जो है अब्रॉड में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस हैं, हम लोग कहाँ कहाँ जो है वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड एरियाज हैं कुछ फ्रेंड्स, उसमें 3 एरिया दिए हुए हैं। पहला है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है रियल इस्टेट या बैंकिंग में आप नहीं कर सकते इन अब्रॉड। इंडियन इंटाइटी कॉशन लिस्ट में अगर कोई है तो उसको भी आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर बैंकिंग सिस्टम के डिफॉल्टर लिस्ट में कोई है तो आप उसको भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और कोई भी ट्रस्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। अभी इंडियंस कैन इन्वेस्ट अब्रॉड बाय वे ऑफ, अब कहाँ कहाँ इंडियंस जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें 2 कैटेगरी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। पहला है ज्वाइंट वेंचर और दूसरा है होली ओन्ड सब्सिडियरी। तो ज्वाइंट वेंचर जो है ये एक फॉरेन इंटाइटी होती है जिसमें कि इंडियन पार्टी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ज्वाइंट ओन्ड सब्सिडियरी है ये एक फॉरेन एंटिटी है जिसमें कि जो पूरा का पूरा उसका इंटायर कैपिटल जो है वो इंडियन पार्टी के द्वारा हेल्ड किया जाता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ज्वाइंट वेंचर में जो है इंडियन पार्टी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है और होली ओन्ड सब्सिडियरी में है कि पूरा का पूरा इंटायर कैपिटल जो है वो इंडियन पार्टी के द्वारा हेल्ड किया जाता है। अभी एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन है जो कि अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कॉरपोरेट होते हैं जिनमें कि पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बाय फर्म जो है वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जो भी पार्टनरशिप फर्म जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कंपनी, जितनी भी लिस्टेड इंडियन कंपनीज हैं वो अब्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सेम रेस्ट्रिक्शंस। म्यूचुअल फंड can invest in companies in ADR, GDR of Indian company and also rated debt instrument within an overall cap of $1 billion।
म्यूचुअल फंड जो है वो $1 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकती है, एडीआर में इन्वेस्ट कर सकती है, जीडीआर में इन्वेस्ट कर सकती है, और रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है, और इसके लिए वो सेबी से परमिशन भी ऑब्टेन कर सकती है। अभी मेथड ऑफ फंडिंग क्या क्या है फ्रेंड्स? इंडियंस कैन इन्वेस्ट अब्रॉड इन बाय वे ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप कैसे फंड जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अब्रॉड में? तो अगर आपके EFC अकाउंट में कोई बैलेंस है तो आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट मेड टू इन्वेस्टी कंपनी अब्रॉड, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम मार्केट आउट ऑफ रूपी रिसोर्सेज, प्रोसीड्स ऑफ ADR GDR विदाउट ब्रिंगिंग इन फॉरेन करेंसी फंड्स इनटू इंडिया, और स्वैप्स ऑफ शेयर। ये 5 तरीके से जो है हम लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऑब्लाइगेशंस दी हुई हैं। ऑब्लाइगेशंस क्या क्या हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स आपको शेयर सर्टिफिकेट या जो भी अदर एविडेंस डॉक्यूमेंट है कि आपने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है वो आपको रिसीव कर लेना है। रिपैट्रिएट ड्यूज रिसीवेबल्स टू इंडिया विद इन 60 डेज। सबमिट APR टू RBI विद इन 60 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड। ट्रांसफर बाय सेल। अभी यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया है फ्रेंड्स कि इंडियन पार्टी जो है वो अपने शेयर को जो ज्वाइंट वेंचर में या WOS में आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप उसमें का कोई भी शेयर जो है वो सेल कर सकते हैं। जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसइन्वेस्ट कर सकती है। और अगर ये राइट ऑफ का केस है तो इसमें जो उसका प्रीवियस ईयर का एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है उसका 10% तक वो राइट ऑफ कर सकती है प्लेज ऑफ शेयर्स के थ्रू। और प्लेज शेयर्स जो है विथ एन AD फॉर अवेलिंग क्रेडिट फैसिलिटी। जो इंडियन कंपनी है वो जो शेयर उन्होंने परचेज कर रखा है फॉरेन कंपनीज का तो उसको वो प्लेस करके AD के पास उसके ऊपर क्रेडिट फैसिलिटी भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। अभी रोल ऑफ ADs क्या क्या है? रोल ऑफ AD यानी ऑथोराइज डीलर। तो ऑथोराइज डीलर जो है ये डेजिग्नेटेड होते हैं और सिलेक्टेड ब्रांचेज में ही काम करते हैं बैंकों के, और इन्वेस्टमेंट जो है वो अप टू परमिसेबल लिमिट जो है वो अलाउ करते हैं ऑन रिसीप्ट ऑफ फॉर्म ODI इन ट्रिप्लिकेट एंड फॉर्म A2। फ्रेंड्स ये ODI आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले फॉर्म ODI देख लेते हैं कि ये क्या है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म ODI। तो फॉर्म ODI जो है ये एक सिंगल फॉर्म है इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI फॉर ऑल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एंड WOS बाय इंडियन एंटिटीज। और ये 4 तरह के होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो पार्ट 1 में जो है इसमें इंडियन पार्टी जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने फॉरेन में इन्वेस्ट किया हुआ है WOS में और ज्वाइंट वेंचर्स में तो उनका डिटेल होता है। उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट किया है उसका डिटेल होता है, और अभी तक उनका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसका डिटेल होता है। और उन्होंने अगर ज्वाइंट वेंचर और WOS में कोई फंडिंग की हुई है तो उसका भी डिटेल होता है। और इसमें इंडियन पार्टी का डिक्लेरेशन दिया हुआ रहता है, और जो उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं उनका सर्टिफिकेट का भी सबमिशन जो है वो पार्ट 1 में किया जाता है। पार्ट 2 जो होती है वो जो भी उन्होंने रेमिटेंस किया हुआ है उसका डिटेल का रिपोर्टिंग पार्ट 2 में किया जाता है। पार्ट 3 में एनुअल अप्रेजर रिपोर्ट होता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एक डेजिग्नेटेड AD ब्रांच को के थ्रू जो है सबमिट करती है। पार्ट 4 में अगर कोई क्लोजर हुआ है ज्वाइंट वेंचर या WOS या डिसइन्वेस्ट हुआ है या उसका वॉलंटरी लिक्विडेशन किया गया है, उसको वाइंडिंग अप किया गया है, तो उसका डिटेल जो है पार्ट 4 में होता है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म ODI जो है ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट में जो है वो उसका डिटेल्स इसमें होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे रोल ऑफ ADs में ODI फॉर्म कई जगह पे हमें देखने को मिलेंगी। तो ODI फॉर्म जो है वो ट्रिप्लिकेट में सबमिट किया जाता है AD को, और A2 के साथ भी उसको सबमिट किया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ रेमिटेंस जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा, ये भी RBI को फॉरवर्ड करना AD का काम है। उसके बाद जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल ऑब्टेन किया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए इन फाइनेंशियल सेक्टर उसको वो सर्टिफाई करेगी। ODI फॉर्म नीड नॉट बी फॉरवर्डेड टू RBI। ODI फॉर्म जो है उसको RBI को फॉरवर्ड करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट ऑफ रेमिटेंस जो है वो RBI को सबमिट किया जाता है या फॉरवर्ड किया जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म रेमिटेंस अगर कोई कर रही है तो उसको भी रेमिटेंस बाय पार्टनरशिप फॉर्म इन फॉर्म ODI वो सुपरस्क्रिप्शन करके भेजना होता है RBI को। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बाय मोर देन 1 इंडियन पार्टी फॉर्म ODI टू बी साइन ज्वाइंटली बाय ऑल
द इन्वेस्टिंग पार्टी। अगर एक से ज़्यादा इंडियन पार्टी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो ओडीआई फॉर्म पे सारे जो इंडियन पार्टी हैं उनके साइन होना जरूरी है। मेंटेन पार्टी वाइज रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच JWWS सेपरेटली। आपको जो एडी जो है वो पार्टी वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। रेमिटेंस टुवर्ड्स लोन टू JWWS इशू गारंटी टू JVWS। एडी जो है वो गारंटी जो है इशू करेगी JWWS के अगेंस्ट में, और रेमिटेंस जो है रेमिटेंस टुवर्ड्स लोन अलाउ करेगी। इंडियन पार्टी टू सबमिट डिटेल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। इंडियन पार्टी अगर कोई कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट करिए तो उसका डिटेल्स उसको सबमिट करना होता है। कस्टम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस भी जो है वो ऑब्टेन करना एडी का काम है, और आरबीआई को फॉरवर्ड करना विद इन 15 डेज ऑफ इफेक्टिंग द शिपमेंट्स ऑफ गुड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स और अदर रेमिटेंस विच आर ओवरड्यू रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, फॉर विच इंडियन पार्टी हैज टू फाइल एप्लीकेशन इन फॉर्म ओडीआई टू आरबीआई। अभी आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स। अगर कोई भी कंपनी जो है एडी जो है वो उसको अलॉट करेगा JVWS यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है JV या WS में। उसके बाद जो भी फ्यूचर करस्पॉन्डेंस होगा एडी और इंडियन पार्टी के बीच में, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इसमें आपको कोट करना होगा। अगर आप कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन एन एग्जिस्टिंग ओवरसीज कंसर्न तो ये भी आरबीआई जो है अप्रूव करेगा, लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अलॉट होना मैंडेटरी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। तो ये हम लोग अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि है हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।